ये तो वाकई क्या वतन को चंद हथेलियों में सौंपा जा रहा है। दिल्ली के भीतर बड़ा हल्ला है कि राशन को लेकर सरकार माफियाओं के साथ है। हमें लगता है केजरीवाल को राजनीति की समझ भी कम है और शायद केजरीवाल पढ़ते भी कम है या उनके मंत्रिमंडल में कोई पढ़ा लिखा शख्स नहीं है। हमें लगता है कि आज इस रेड कारपेट को उठाया जाए, उसके नीचे सवाल एमएसपी का होगा, उसके नीचे सवाल एनसीएलटी का होगा, उसके नीचे सवाल इस देश की किसानी का होगा, उसके नीचे सवाल इस देश में राशन पाने वालों का भी होगा, उसके नीचे सवाल बैंकों की बदहाली की भी होगी और उसके साथ सवाल इस देश में लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है उन परिस्थितियों का भी होगा। सवाल की शुरुआत तो इसी बात से की जाए कि जब कॉरपोरेट सेक्टर को लेकर भी रिफॉर्म का जिक्र किया गया, उसके बाद इस देश में एग्रीकल्चर को लेकर भी जो रिफॉर्म का जिक्र किया गया, और उसके बाद जब इस देश में राशन की दुकानों को लेकर भी रिफॉर्म का जिक्र किया जा रहा है, इनसे होने क्या वाला है और होगा क्या और हो क्या रहा है, बात यहीं से आज शुरू की जाए, क्योंकि यह एक ऐसा सफर है जिसके साथ आपके जहन में बहुत सारे सवाल लगातार आते चले जाएंगे। एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इस देश के भीतर में 2016 में बनता है। इसके मातहत हजारों कंपनियां इसके दायरे में आती है और कहती है कि हम अपनी कंपनी को अब बेचना चाहते हैं, हम कर्ज में डूब चुके हैं। एक लंबी फहरिस्त है, कितने सारी कंपनियों के मामलों को निपटाया गया, कितनी कंपनियां दूसरे हाथों में दे दी गई, कितनी कंपनियों ने अपने आप को बैंकों से कितने करोड़ का कर्ज लेने के बाद दिवालिया घोषित कर दिया। यह एक अनकही गाथा है, लेकिन इसके भीतर के मंत्रों को कभी आपने पढ़ने की कोशिश की? सबसे ताजा उदाहरण वीडियोकॉन का। यह वही वीडियोकॉन ग्रुप है जिसने 1986 में जिसको लाइसेंस मिला था कि अब वह इस देश के भीतर में कलर टेलीविजन बनाए। 1990 में इसने एसी बनाना शुरू किया, इसने वॉशिंग मशीन बनाई, रेफ्रिजरेटर बनाया। 2000 में इसने ऑयल गैस के क्षेत्र में कदम रखा, टेलीकॉम के क्षेत्र में कदम रखा, रिटेल डीटीएच टीवी के क्षेत्र में कदम रखा। 2016 में इसने डीटीएच को बेचा डिश टीवी को, इसने एयरटेल को अपने हाथ में जो एक स्पेक्ट्रम था, वीडियोकॉन का जो स्पेक्ट्रम था, वह उसने एयरटेल को भेज दिया और 2018 में यह एनसीएलटी के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। इसके ऊपर जो कर्ज था वो कर्ज कौन लौटाएगा? इसके ऊपर जो भी कर्ज लिया गया था वो कर्ज 46,000 करोड़ से ज्यादा का था, और इस कंपनी को जिस दूसरी कंपनी ने खरीदा उसने मात्र 3,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया। आपके जहन में यह सवाल होगा, 46,000 करोड़ रुपया कोई कर्ज में डूबी हुई कंपनी है, उसको 3,000 करोड़ में कोई खरीद ले तो पैसा जो कर्ज में लिया गया उसको लौटाएगा कौन? वो है किसका पैसा? अब आप समझने की कोशिश कीजिए। जो कर्ज था उसमें एसबीआई से 10,994 करोड़ का लोन लिया गया, आईडीबीआई से 9,504 करोड़ का लोन लिया गया था, सेंट्रल बैंक से 4,969 करोड़ का लोन लिया गया, आईसीआईसी बैंक से 3,295 करोड़ का लोन लिया गया, यूनियन बैंक से 2,515 करोड़ का लोन लिया गया। यानी कुल मिला के जो 13 कंपनियां थी इनकी वीडियोकॉन की, उसके मातहत जो कुल कर्ज निकल कर आया वो 57,000 करोड़ का था, और वो 13 की 13 कंपनियों को एनसीएलटी ने क्लब कर दिया और उसको 3,000 करोड़ में अनिल अग्रवाल, उनकी कंपनी ट्विन स्टार टेलीकॉम्निक्स जो है उसको उन्होंने हवाले कर दिया। ये वही अनिल अग्रवाल हैं जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त जो लोन देने वाले कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग थे, जिन्होंने सबसे ज्यादा बीजेपी को जो पैसा दान दिया था, पॉलिटिकल फंडिंग की थी, उसमें इनका नाम भी आता है। ये वही अनिल अग्रवाल है जिनकी नजर अब बीपीसीएल पर है। ये वही अनिल अग्रवाल हैं जिन्होंने ऑयल के क्षेत्र में भी कदम रखा और रावा ऑयल फील्ड में इनकी 28% स्टेक थी, जो कि वीडियोकॉन से लेने के बाद वो 48% हो गई। ये रावा इलाका जो है, ऑयल फील्ड का जो है, यह लगभग 14,232 बैरल हर दिन यह ऑयल जो प्रोडक्ट निकालता है वो पर डे का है। यानी इतना पैसा राइट ऑफ कर दिया गया। क्या बैंक का कर दिया जाएगा? वो एनपीए के दायरे में आ जाएगा, क्योंकि नई रिपोर्ट यह भी बता रही है कि इस कोविड के दायरे में होते हुए जो बीते 1-1.25 साल हो गए, इसमें एनपीए और बढ़ गया है, बैंकों का बैड लोन और बढ़ गया है। उसमें यह कंपनी वीडियोकॉन जो है, ये एक कंपनी है जिसमें इतने बैंकों से लोन लिया गया, पैसा नहीं लौटाया गया। दूसरी कंपनी का नाम आपके जहन में आना चाहिए, डीएचएफएल। इसका समझौता कुछ दिन पहले हुआ है, 2-3 महीने, लगभग ये मेरे ख्याल से जनवरी के महीने में इसका समझौता हुआ था। इसके ऊपर भी 90,000 करोड़ का कर्ज था, लेकिन इसको पिरामल ग्रुप ने जब खरीदा तो उसकी बोली थी 37,250 करोड़ रुपए, उसने ले लिया। अब आपके जहन में फिर सवाल होगा, ये कौड़ियों के मोल दे रहे हैं, 90,000 करोड़ रुपया जो था इसको लौटाया गया नहीं लौटाया गया? क्योंकि इसने भी तो कई जगहों से लोन लिया गया था, नहीं लौटाया गया। यह कमाल का खेल है, क्योंकि इन सब के बीच
आरबीआई नए नियम कायदे भी बनाती है और जब डीएचएफएल की बोली लग रही थी तो उसमें ओक ट्री ने सबसे ज्यादा बिड लगाई थी 38,400 करोड़ रुपए। नियम कहते थे जिसकी बिड सबसे ज्यादा होगी उसको कंपनी दे देनी चाहिए, लेकिन दी गई पिरामल ग्रुप को। उसके संबंध इस देश के सबसे टॉप मोस्ट कॉर्पोरेट के साथ है संबंधी के तौर पर, तो उसे ही दिया जाता, लेकिन बताया गया वो कैश ज्यादा दे रहा है। सवाल इसके बाद अगला यह शुरू हुआ कि इतने सारे कर्ज अगर उस पर थे तो ये कहां गए, इसको भी राइट ऑफ किया जाएगा क्या। और इसमें हमें लगता है कि जब इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो इस देश के भीतर में तकरीबन 21,000 से ज्यादा केस अभी भी पेंडिंग पड़े हैं और अपने कार्यकाल में लगभग 914 कंपनियों का लिक्विडेशन जो है एनसीएलटी ने अपने तौर पर किया है। बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें आपको जहन में आएगा भूषण स्टील, भूषण पावर, एसआर स्टील, आलोक इंडस्ट्री, ज्योति इंफ्रास्ट्रक्चर, जेपी इंफ्राटेक। इन बातों का हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब एनसीएलटी जो सरकार द्वारा निर्धारित नियम कायदों से चलती है वही जब राइट ऑफ करने की स्थिति में आ जाएगी और एक कंपनी से दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर देगी तो क्या होगा। इसका एक अद्भुत केस है रुचि सोया। रुचि सोया का जिक्र इसलिए क्योंकि मौजूदा वक्त में पतंजलि को लेकर बार बार जिक्र होता है। रुचि सोया 1985 में आई थी, लेकिन इसके ऊपर 12,000 करोड़ का कर्ज हो गया। 2017 में ये एनसीएलटी के पास चली गई और उसके बाद 2019 में इसको पतंजलि आयुर्वेद ने खरीद लिया। कितने में खरीदा? 4,350 करोड़ रुपए। यहां पर एक सवाल और आता है, क्या वाकई 4,350 करोड़ किसी कंपनी के पास होता है, या इससे पहले जिन कंपनियों का हमने नाम लिया उनके पास भी होता है? क्या नहीं होता है। वह भी बैंक से ही कर्ज लेते हैं, यानी एक कर्ज में डूब गया बैंक से कर्ज लेकर, दूसरा उसको खरीदने के लिए बैंकों से कर्ज ले रहा है। तो 4,350 करोड़ रुपए में जो पतंजलि आयुर्वेद ने रुचि सोया को लिया उसमें उन्होंने बैंक से जो कर्ज उठाया वो 3,250 करोड़ है। अब आप सोचिए कितने सस्ते में सौदे हो रहे हैं। ये पैसा कहां से आता है, कहां जाता है। और इस देश के भीतर में जब इतनी बड़ी तादाद में केसेस लगातार एनसीएलटी के पास आ रहे हैं तो इसका अगला सवाल है कि एक कंपनी पैसा बैंकों से उठाती है जिसमें जनता का पैसा है, उस पैसे को उठाने के बाद वो हो सकता है किसी दूसरी जगह पैसा लगा दे। जिन कंपनियों का हम नाम ले रहे हैं उसके किसी भी कंपनी के प्रोपराइटर से अगर मिलिएगा उसकी रईसी में कोई फर्क नहीं आया होगा, उसके पास आज भी चार्टेड होगा, 5 सितारा जीवन आज भी होगा, लेकिन वह दिवालिया है। और उसी कंपनी को एक दूसरी कंपनी खरीद रही है जो कि कौड़ियों के मोल खरीद रही है और उसको खरीदने में भी मदद वही बैंक कर रहे हैं जो बैंक इससे पहले कर्ज देकर डूब चुके हैं। यह कौन सी सुधार की परिस्थिति है। इस सुधार के दायरे में हमको लगता है आज सबसे छोटी परिस्थिति का आपसे हम जिक्र ही कर दें, क्योंकि दिल्ली के भीतर बड़ा हल्ला है कि राशन को लेकर सरकार माफियाओं के साथ है। हमें लगता है केजरीवाल को राजनीति की समझ भी कम है और शायद केजरीवाल पढ़ते भी कम है या उनके मंत्रिमंडल में कोई पढ़ा लिखा शख्स नहीं, क्योंकि उनको इस बात की जानकारी ही नहीं है कि राशन को लेकर जो नेशनल तरीके से इस देश में राशन का बंटवारा किया जाता है उसी में परिवर्तन लाने की दिशा में सरकार बढ़ चुकी है। अब जब उसमें परिवर्तन लाने जा रही है तो फिर अगर आप बीच में जो घर घर राशन पहुंचाने का जिक्र कर रहे हैं वो तो रुकावट पैदा करेगा। यहां सवाल माफिया का नहीं है, यहां सवाल यह है कि इस देश के भीतर में जो तकरीबन 23 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड हैं, लगभग 80 करोड़ लोगों को राशन का भोजन मिलता है। अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए कि इस देश में राशन दुकानें बंद हो जाएं, अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए कि एफसीआई गोडाउन बंद हो जाए, अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए कि पूरा सिस्टम सरकार कहे हम राशन नहीं आपको सिर्फ पैसा दे देंगे और उस पैसे के आसरे आप बाजार में जाइए और सामान खरीद लीजिए, तो फिर वह पूरा सिस्टम चेंज होता है। इसीलिए सरकार ये राशन जो घर घर पहुंचाना इसका विरोध करेगी। इसके लिए हमें